हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है खत्म और अब आ चुके हैं आप सेकंड सेमेस्टर में। तो सेकंड सेमेस्टर की आपकी तैयारी क्या होने वाली है, कैसे रहने वाली है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में जितना प्यार और सपोर्ट दिया है भाई, उसके लिए तो टारगेट सेमेस्टर हमेशा आपका आभारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब की बार भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से टारगेट सेमेस्टर के लिए बनाए रखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग कर लेते हैं सिलेबस डिस्कशंस और टारगेट सेमेस्टर के द्वारा आपको कौन से उपहार प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं हम लोग, देखिएगा अभी आगे के क्लास में। ठीक है, तो भाई इसको पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोर्स कोड है आपका POL102। ठीक है ना, और ये है पॉलिटिकल साइंस का। इसके अंदर हम लोग देखेंगे अगर इसके अंतर्गत, तो कोर्स टाइटल है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टाइटल्स है और इसके अंतर्गत टॉपिक है भाई। इसके अंतर्गत देखिए फिर से टॉपिक है और इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें हम लोगों को रहने वाली हैं, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को यूनिट वाइज पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनईपी सिलेबस के अनुसार, एनईपी के तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो सिलेबस है आपका वो हर जगह सेम रहने वाला है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, तो अगर सेम रहने वाला है तो जाहिर सी बात है कि पूरी यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस होगी ये सेम होगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का जो ये सिलेबस है इसको हम लोग यूनिट वाइज डिवाइड, मतलब इसको यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। तो यूनिट वाइज ही हम लोग देखेंगे कि एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट और चौथी यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 पे पहुंचते हैं और यूनिट 1 में देखेंगे कि यूनिट 1 में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, कब हो रहा है भाई? ये हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में जो पॉलिटिकल साइंस होता है, जो भारतीय राजनीति होती है, इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन हो रहा है, बर्थ हो रहा है। इसको हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे हो रहा है, कौन कौन से वो सिचुएशंस बन रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल साइंस का बर्थ देखने को मिलता है। साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट, ग्रोथ, विकास भी देखने को मिलता है इसी सिचुएशन में। ठीक है, जब आंदोलन चल रहे हों और आंदोलन में ऐसी चीजों का जन्म हो रहा है तो भाई पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल ट्रेंड्स, मतलब किस तरीके से जो राजनीतिक रुझान होती रही, कभी राजनीति का गिरना, कभी उठना, कभी आपस में राजनीति का कहीं ना कहीं कोलैप्स करना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है भाई यूनिट नंबर फर्स्ट में, यानी कि बर्थ, ग्रोथ एंड जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स है। ठीक है, इसको, इन तीन चीजों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग को पढ़ना है। तो ओवरऑल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का बर्थ हो रहा है, या फिर ये हम कहें कि पॉलिटिकल साइंस किस तरीके से ओरिजिन हो रही है और उसका ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स है, यानी कि जो राजनीतिक रुझान है, इसे भी हम लोग को यूनिट नंबर 1 में देखना है। किसके साथ भाई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ही ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट का अगर कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे तो भाई ओवरऑल हम लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बर्थ, ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स, इन तीन चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला यूनिट खत्म, दूसरी यूनिट पे पहुंचते हैं, यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में देखना बाबू स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये चरण है। क्या भाई? संवैधानिक विकास के चरण, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, संवैधानिक विकास है, इसके चरण कैसे है, मतलब कब ये डेवलप हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब राजनीति की अगर हम लोग बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशली बात करें, तो उस समय भारत में भाई अंग्रेजों का शासन था। भारत हमारा उपनिवेश था एक तरीके से। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आके शासन कर रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पे शासन कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया। फिर इसके बाद इसको सही करने के लिए भी 1773 के बाद फिर और भी कई तरीके से आते हैं, 1776 में शायद आया था। और उसके बाद 1803 में, फिर 1813 में, ठीक है ना, 1813 में, फिर 1833 में आया। ठीक है ना, ये सभी चीजें एक तरीके से क्या थी भाई? एक तरीके से जो
पॉलिटिकल चीजें, या फिर हम ये कहें कि संविधान का जो प्रावधान है इन सभी चीजों से ही डेवलप हो रहा है। और ये सब चीजें डेवलप हो रही हैं किसके माध्यम से, ये जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उसकी वजह से ये सब चीजें डेवलप हो रही है। तो 1773 सबसे पहले आया 1773 में। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो थे अधिनियम कह सकते हैं, प्रावधान कह सकते हैं, वो बारी बारी से जो ब्रिटेन गवर्नमेंट से वो लागू करती जा रही है भारत में। और यही सब चीजें कहीं ना कहीं बेस बनते हैं किसके लिए भाई, किसके लिए बेस बनते हैं, संवैधानिक विकास के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने के लिए एक तरीके से बेस की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब बेस की तरह क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये सभी के सभी जितने भी एक्ट हैं ये सब बेस की तरह वर्क करेंगे और इन्हीं को बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, चरण बोलेंगे। तो एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कि जाहिर सी बात है भाई, न्यायालय का प्रावधान कब आया, राष्ट्रपति का प्रावधान कब आया, प्रधानमंत्री का प्रावधान कब आया, गवर्नर जनरल का प्रावधान कब आया, सभी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी को बोलेंगे हम लोग बेसिकली संवैधानिक विकास के चरण, क्योंकि इन सभी प्रावधानों को इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आज तो पूरा डेवलप है, लेकिन कैसे कैसे डेवलप हुआ इन सभी प्रावधानों से संबंधित या फिर इन सभी प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, संवैधानिक विकास है, किस तरीके से हुआ, ठीक है। चलिए ये टॉपिक हो गया। आगे देखिए दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ने वाले भाई, संविधान सभा का निर्माण, ठीक है ना, यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसको कैसे बनाया गया, पहली बार कब बनाया गया, कितने सदस्य थे, क्या आवश्यकता पड़ी, कौन से कंडीशन थे, कौन सी स्थिति थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी पड़ी, या फिर इंडिया के लोग इसके लिए उत्साहित थे, या फिर ब्रिटेन की मजबूरी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना, क्या ऐसे कंडीशंस हुए, कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए, कौन सी ऐसे घटनाएं घटी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना पड़ा, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, संविधान सभा बना, कितने लोग कब कैसे शामिल हुए, क्या क्या काम किए, कैसे विभिन्न प्रकार की समितियां बनी, कैसे संविधान को बनाया गया, इन सभी चीजों में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का दर्शन यानी कि भारतीय संविधान कैसे बना, उसमें क्या दार्शनिक चीजें थी, कहां कहां से चीजों को लाया गया, कौन कौन से प्रावधान किस किस देश से ला करके भारतीय संविधान में ऐड कर दिए गए, क्या उन सभी प्रावधानों को वैसे ही ऐड कर लिया गया या फिर उसमें संशोधन करते हुए ऐड किया गया, इन सभी चीजों को भी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के दर्शन में। इसके बाद सिटीजनशिप पढ़ेंगे बाबू, नागरिकता पढ़ेंगे, नागरिकता कि भारत के नागरिक जो हैं उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिली, क्या भारत का नागरिक रहते हुए किसी अन्य देश का नागरिक बन सकता है, अगर भारत का नागरिक है तो उसे भारत से कौन कौन से प्रॉफिट मिल सकते हैं, अगर वो भारत का नागरिक है तो क्या भारत में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। भारत ये नागरिकता कब खत्म हो जाती है, नागरिकता को बनाए रखने के जो एक तरीके से जो दायरे होते हैं कौन कौन से होते हैं, कब नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी, इन सब चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या है, मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है कि नहीं, अगर नहीं तो क्यों, अगर किया जा सकता है तो कौन कर सकता है, कब किया जा सकता है, ठीक है। ये मौलिक जो अधिकार होते हैं ये केवल सरकारी कर्मचारी के खिलाफ होते हैं या फिर किसी प्राइवेट संस्था के भी खिलाफ होते हैं, इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मौलिक अधिकार था पहले 7 स्वतंत्रताएं थी उसमें, लेकिन अब जो है 6 बना दी गई हैं, क्योंकि अमेंडमेंट का एक सिस्टम होता है भारतीय संविधान में, संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके, जो मूल अधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है कि कौन ये जो मौलिक अधिकार है ये क्या होता है, इसके बारे में ओवरऑल सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है मौलिक अधिकार के बारे में। फिर आ जाता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत अच्छी बात है कि क्या ये शुरू से ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर बाद में ऐड किया गया, मौलिक अधिकार होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल्स में, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 10 या 11 होते हैं, 11 कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना बाबू, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको डीपीएसपी भी शॉर्ट में बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या ये सरकार के लिए अनिवार्य होती है, इन दोनों में किस तरीके से संघर्ष चलता है, डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स होता है इन दोनों में किस तरीके से संघर्ष चलता है, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, क्यों इसको शामिल किया गया, क्यों जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाले थे यानी कि जो भारतीय संविधान को बनाने वाले लोग थे वो लोगों ने क्यों इसको भी रखा, क्यों इसको भी रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके रखने जाने के क्या कारण है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ये तीसरे यूनिट में। चौथे यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भाई हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ना है। क्या इतिहास पढ़ना है भाई, जो फंडामेंटल राइट्स है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसके इतिहास को पढ़ना है। साथ ही साथ ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या संघर्ष है भाई, क्यों ये दोनों एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट्स होती है मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं बोल सकती, लेकिन जो फंडामेंटल ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको लागू करेगी नहीं करेगी ये सरकार की इच्छा पे डिपेंड करता है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार को हटा सकती। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि क्यों इसको लागू किया गया असेंबली में, कितनी इस पे चर्चाएं हुई, क्यों लागू किया गया, इन सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रक्रिया होती है अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट का मतलब क्या, संशोधन करना। संशोधन करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें, मान के चलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1947 में, ठीक है, 1947 1950 में जाकर के लागू हुआ। अब एक बात बताइए, कुछ ऐसी चीजें आज वर्तमान समय में हो गई जिसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें संशोधन करके उसमें डालना पड़ेगा ताकि ये चीजें चलती रहे वर्तमान समय में। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी उस समय तो उतना नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रावधान थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए बाय अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन के जरिए। ठीक है, अच्छा ये भी देखना हमें संशोधन की प्रक्रिया क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद में दिया है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, किसके पास संशोधन की कितनी पावर है, क्या स्टेट कर सकता है, क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, क्या राष्ट्रपति कर सकता है, क्या प्रधानमंत्री, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान की जो मूल संरचना होती है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बहुत बेसिक जो संरचना है उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेसिक संरचना क्या है। ठीक है, इससे संबंधित कई प्रकार के केस भी हैं, उन केसों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तब जाकर के हम इनका जो है कहीं ना कहीं समझ पाएंगे बेसिक संरचना। केशवानंद भारती करके एक केस है भाई, केशवानंद भारती करके, केशवानंद भारती करके है केस, ठीक है ना, केशवानंद भारती। ठीक है, ये जो केस है ना बहुत ही लीजेंड केस है, जिसमें ये बताया गया है कि जो संविधान है इसकी मूल संरचना क्या है, जो इसकी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल यानी कि मूल जो स्ट्रक्चर्स है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स है वो क्या है। ठीक है, इसी में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों को पढ़ना भाई यूनिट नंबर 4, ठीक है ना, क्या पढ़ना है भाई, यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। तो ये आपने देखा कि जो POL है यानी कि पॉलिटिकल साइंस 102 है, इसमें 4 यूनिट थे और इन 4 यूनिट वो चारों यूनिट में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं और भी यूनिट है, उन यूनिट में क्या पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन उससे पहले सारथी देगा साथ और अब हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। पेश है सारथी नामक बैच, सारथी बैच आपके सामने पेश कर दिया गया है। जैसा कि बच्चों का डिमांड था कि सर सेकेंड सेमेस्टर का बैच कब लॉन्च होगा, तो भाई आपका इंतजार हो गया खत्म। सारथी नामक सेमेस्टर बैच आपके सामने प्रोवाइड कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। बहुत से बच्चों का बहुत ही अच्छा एग्जाम गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, और हम लोगों ने प्रॉपर समय कम रहते हुए भी बहुत सी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के साथ कवर किया था ताकि बच्चों का एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। और हाँ, बच्चों का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहा, बच्चों का प्यार और सपोर्ट भी रहा टारगेट सेमेस्टर के प्रति, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्यार और सपोर्ट टारगेट सेमेस्टर के प्रति दिखाया भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी बच्चे जो हैं टारगेट सेमेस्टर के प्रति अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। ठीक है भाई, ये जो BA सेमेस्टर के लिए सारथी नामक बैच दिया गया है आपको, इसमें जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं बाबू, 100% सिलेबस कवर किया जाएगा, 100%।
पिछली बार थोड़ी सी कमी रह गई थी, सिलेबस नहीं कवर हो पाया था, बट अब की बार 4 से 5 महीने के टाइम के साथ मान के चलिए कि 4 से 5 और 3 से 4 जो कुछ भी है, जितना भी टाइम है, इसमें आपको 100% सिलेबस कवर किया जाएगा, कोई दो राय नहीं है। 100% सिलेबस आपको देखने को मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट। भाई देखिए ये सब के सब आपके मेंटर्स हैं, देखिए मैं भी हूं और साथ में और भी 4 टीचर्स हैं, ये लोग मेंटर्स हैं स्पेशली बीए के लिए। ये सब लोग अपने आप में महारत हासिल कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एलएलबी किया है, सब लोग अपने आप में बहुत वो हैं, ठीक है। तो ये जो मेंटर्स है ना, सब लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, सब के सब आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। बीए का कोई भी सब्जेक्ट हो भाई, बीए का ऑल सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, 100% देखने को मिलेगा बाबू, और 100% सिलेबस भी कवर कराया जाएगा। देखिए 100% सिलेबस कवर कराया जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जितने भी मेंटर्स हैं आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी भाई, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। साथ ही साथ पीवाईक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो थ्योरी है ना, वो उसका भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा पूरी तरीके से, कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पीवाईक्यू में देखा जाएगा भाई, पीवाईक्यू में ओवरऑल सारी चीजें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको मिली हैं देखने को, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी, और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ठीक है ना। और थ्योरी इस तरीके से कवर कराई जाएगी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या इसके बावजूद भी रह जाती है तो आपको पर्सनल मेंटरशिप, यानी कि हर मेंटर का पर्सनल नंबर्स मिल जाएगा, उस मेंटर से संपर्क करके आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ले सकते हैं 24/7। देखिए 24/7 हर तरीके से टारगेट गुरुकुल या फिर टारगेट सेमेस्टर टीम के द्वारा आपको कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 24/7 कभी भी आप चाहे टीम से और चाहे किसी भी मेंटर से संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 100% ये सारे के सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स भाई 100% आपको सिलेबस कवर कराया ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। अच्छा अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस क्या रहने वाली है? 999 नहीं, 999 नहीं रहने वाली है भाई, 499 नहीं, ये भी नहीं रहने वाली है। तो फिर क्या रहने वाला है भाई? सेमेस्टर 10, याद रखिएगा सेमेस्टर 10 आपको क्या यूज करना है? कूपन कोड यूज करना है। और जब सेमेस्टर 10 कूपन यूज करेंगे तो आपको इस पर भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? 499 में भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अगर आप सेमेस्टर 10 कूपन यूज करते हैं तो। लेकिन ये कब तक है? ये केवल और केवल 15 जनवरी तक, याद रखिएगा ये 15 जनवरी तक है। इसके बाद अगर आप बैच परचेज करते हैं तो 100% ये मान के चलिए कि आपको किसी भी प्रकार से ये छूट नहीं मिलने वाला है। 15 जनवरी तक ये छूट आपके लिए है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कोर्स का डिटेल जानकारी। और भाई अगर आपको 499 से ही नीचे जा रहा है ये प्राइस तो आपके लिए एक उपहार ही हुआ भाई। हमने कहा था शुरू में आपको कि एक उपहार टारगेट सेमेस्टर के द्वारा दिया जा रहा है भाई। 499 से भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा ये, अगर आप यहाँ पे सेमेस्टर 10 कूपन यूज करते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं भाई क्या पढ़ना है हम लोग को। तो यूनिट नंबर 5 पे पहुंचते हैं। यूनिट नंबर 5 में हम लोग को पढ़ना है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट, ठीक है ना। संघ कार्यकारी और संघ विधानमंडल अध्यक्ष। जो संघ कार्यकारी है और संघ विधानमंडल अध्यक्ष है उसके बारे में भी हम लोग को टोटली यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। साथ ही साथ बाबू देखो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री को भी हम लोगों को पढ़ना है कि प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल्स जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है, प्रधानमंत्री के कार्य, उसकी कितने दिनों तक वो बना रह सकता है, कितने दिनों तक कोई भी एक व्यक्ति भारत का जो नागरिक है वो कितने दिनों तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ओवरऑल हम ये कहें कि प्रधानमंत्री के बारे में टोटल जानकारी हम लोग को करनी है, ठीक है। आगे बढ़े। लोकसभा के बारे में हम लोग को टोटल जानकारी करनी है, राज्यसभा के बारे में टोटली जानकारी, और स्पीकर यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के, उनके बारे में भी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ जो स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में ओवरऑल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये अपने आप में सब एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सी चीजें हम लोग को पढ़नी है। ओवरऑल सब टॉपिक है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 में इतने टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। अब पहुंचते हैं यूनिट नंबर 6 पे।
यूनिट नंबर 6 है बाबू, स्टेट एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर्स पावर फंक्शंस, द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स, द लेजिस्लेटिव असेंबली, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है ना भाई, राज्य कार्यकारिणी और विधानमंडल, जो राज्य जैसे जो सिस्टम सेंटर में देखने को मिलता है वही चीजें हमें राज्य में भी देखने को मिलती है, तो राज्य में भी देखने को मिलती है, इसलिए हमें राज्य कार्यकारिणी यानी कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है और जो लेजिस्लेचर होता है इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है स्टेट में। ठीक है, उसके बाद उसकी शक्तियां क्या है, उसके पावर्स क्या है, कार्य कौन कौन से हैं यानी कि फंक्शंस, और इसके अलावा जो गवर्नर है, ठीक है ना, और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है भाई, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। विधानसभा विधान परिषद के बीच में जो है क्या क्या संबंध है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है, यानी कि विधान परिषद विधानसभा इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। तो यूनिट नंबर 6 में आपने देख लिया भाई कौन कौन से यूनिट को कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है भाई, राज्य कार्यकारिणी, विधानमंडल, शक्तियां, कार्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। देखिए राज्यपाल को भी पढ़ना है, जैसे राष्ट्रपति होता है ठीक उसी प्रकार राज्यपाल होता है, लेकिन ये स्टेट में होता है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना है, मुख्यमंत्री के बारे में भी पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद विधान परिषद के बीच में जो संबंध है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में बाबू जुडिशरी को पढ़ना है, न्यायालय को पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट्स होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं भाई, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो जुडिशरी जो होती है, न्यायपालिका जो होती है, पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। इसमें हम लोग को पढ़ना है भाई सबसे पहले कंपोजिशंस, पावर एंड जुडिशंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेयर्स में डिवाइड है, सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हाई कोर्ट, नंबर 3 पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, सबसे हाई लेवल पे भाई सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका जितना एरिया है वो पूरा भारत है, इसका जितना एरिया है वो एक राज्य है, इसका जितना एरिया है ये एक जिला है, इससे बाहर ये लोग जाकर के कार्य नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कॉम्पोजिशन यानी कि जो संरचना होती है इसकी, ठीक है ना, संरचना, और साथ ही साथ जो जुरिडिक्शंस होते हैं यानी कि शक्तियां और जो क्षेत्राधिकार होता है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। किसके किसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, जिला न्यायालय के बारे में, और साथ ही साथ इनका कौन कौन सा आर्टिकल्स, कौन कौन से अनुच्छेद देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम लोगों को याद रखना है कि ये जो है संविधान में किस अनुच्छेद में है। ठीक है, यूनिट नंबर 7 हो गया। यूनिट नंबर 8 की बात करें हम लोग, तो यूनिट नंबर 8 में हम लोग को पढ़ना है सेंट्रल या फिर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, जो सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है यानी कि केंद्र सरकार है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है यानी कि जो राज्य सरकार है, इन दोनों के बीच में कितने कौन से रिलेशनशिप है, किस तरीके से रिलेशनशिप है। ठीक है ना, इसमें विभिन्न प्रकार की सूचियों की हम लोग बात करेंगे। बेसिकली 3 प्रकार की सूची होती है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, कि कितनी सूचियां होती हैं, किस सूची में कितने प्रावधान होते हैं, कौन किसके लिए होता है, कौन किस पे यूज कर सकता है। अगर एक ही पार्टिकुलर स्पेसिफिक जो चीजें हैं उसी पे दोनों ने कानून बना दिया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था हम लोगों को देखनी है, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी व्यवस्था क्या है, इसके अलावा फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय व्यवस्था है, इनको भी हम लोगों को पढ़ना है इस यूनिट में। ठीक है, आगे देखिए, जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान। जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कौन कौन से हैं, साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए विशेष प्रावधान क्या क्या है, इसको भी हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग है उसकी संरचना, कार्य और शक्तियां यानी कि फंक्शंस एंड पावर ऑफ इलेक्शंस कमीशंस, इसको भी हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है, यूनिट नंबर 8 में। ठीक है, तो ओवरऑल आपने देखा कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस है उसमें टोटल 8 यूनिट है, और 8 यूनिट में टोटल हम लोगों को देखना है कि 8 यूनिट में कौन कौन सी चीजें हम लोग को पढ़नी है। जैसे कि हमने देखा कि लोकसभा से लगाकर राज्यसभा, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें भारत की कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है जो इस यूनिट में हम लोगों से छूटने वाली है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ओवरऑल सबको हम लोगों को पढ़ना है इस पूरे सिलेबस में। ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जाइए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि सारी की सारी क्लासेस आपको बहुत ही आसानी तरीके से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।